क्या आप अभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपके लिए हमारे पास एक गजब का प्रोडक्ट है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है क्या? ये क्या कर सकता है? जब आप एआईएफ की पावर जानेंगे तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा एआईएफ के बारे में और जानने का। इन तीनों कैटेगरीज को आपको समझाएंगे थ्री इडियट्स यानी रैंचो, फरहान और राजू। तो यहां पर हम एआईएफ को म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सवाल है, क्या आप कॉफी पीते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप घर या ऑफिस के अलावा स्टारबक्स, कैफे कॉफी डे या फिर किसी 5 स्टार होटल में कॉफी पीने वालों में से हैं या टपरी से। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पर खाने पीने की बात कहां से होने लगी। नहीं, हम कोई फूड चैनल खोलने नहीं जा रहे हैं। दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आप स्टारबक्स, कैफे कॉफी डे या फिर किसी 5 स्टार होटल में जाकर कॉफी पीने वालों में से हैं और हम आपके सामने टपरी वाली कॉफी रखें और आपसे पैसे स्टारबक्स या कैफे कॉफी डे वाले लें, तो क्या आप उसे पिएंगे? नहीं ना। तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, क्या आप साल का 40-50 लाख या फिर इससे ज्यादा सेव कर पाते हैं? अगर इसका जवाब भी हाँ है तो क्या आप अभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के प्रोडक्ट को यूज करते हैं? अब अगर इसका जवाब भी हाँ है तो आपके लिए हमारे पास एक गजब का प्रोडक्ट है। तो हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसका बड़ा है काम, लेकिन सिंपल सा है नाम एआईएफ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि एआईएफ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और इसका रीजन ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेयरनेस, स्पेशली इंडिया में। क्योंकि अगर इंडिया में 100 रुपए एआईएफ में आते हैं तो 92 इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब कि इंडिया में एआईएफ में फॉरेन इन्वेस्टर्स 92 रुपीज लगा रहे हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स सिर्फ 8 रुपए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई इंडियन इन्वेस्टर्स बिजी हैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने में, अमाउंट चाहे 1000 हो या 1 करोड़। इंडिया में आमतौर पर जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो लोग उसका मतलब म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट ही समझते हैं। लेकिन सच तो यह है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग का एक पार्ट है, वन साइड ऑफ द कॉइन है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा कई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। अब एक बात बताइए, क्या आपको पता है फॉरेन में सबसे ज्यादा पैसा, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा पैसा हेज फंड्स में मैनेज होता है, जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है क्या? ये क्या कर सकता है? तो देखिए, एआईएफ क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एआईएफ क्या कर सकता है, एआईएफ की पावर क्या है। क्योंकि जब आप एआईएफ की पावर जानेंगे तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा एआईएफ के बारे में और जानने का। तो यहाँ पर हम एआईएफ को म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि एआईएफ की पावर क्या है। तो देखिए, फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं और एआईएफ में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां म्यूचुअल फंड्स का दायरा खत्म होता है, एआईएफ का दायरा वहां से शुरू होता है। यानी एआईएफ में म्यूचुअल फंड्स की चीजें तो आती ही हैं, लेकिन एआईएफ में एडिशनल क्या क्या होता है आइए आपको बताते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स में सेबी ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन एआईएफ में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड मार्केट में पैसे लगाते हैं। एआईएफ लिस्टेड में तो लगाते ही हैं, अनलिस्टेड मार्केट में भी पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसे लगाते हैं। एआईएफ अनलिस्टेड में एसएमई, स्टार्टअप्स, प्री आईपीओ और यूनिकॉर्न्स में पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। एआईएफ लिस्टेड बॉन्ड्स के अलावा अनलिस्टेड बॉन्ड्स में भी पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स हैज नो ऑप्शन फॉर स्पेशल टेक्निक्स, लेकिन एआईएफ की कुछ कैटेगरीज के बीच में आप स्पेशल और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एफएनओ में पैसे नहीं लगा सकते। एआईएफ की कुछ कैटेगरीज के बीच में आप एफएनओ में पैसे लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स रियल एस्टेट में पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन एआईएफ की कुछ कैटेगरीज के बीच में आप रियल एस्टेट्स में पैसे लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है, लेकिन एआईएफ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पैसा एक साथ लगाना होगा। दरअसल ये डिपेंड करता है एआईएफ की स्कीम पर। ऐसा भी हो सकता है कि स्कीम आपको 5 साल तक का टाइम दे, मतलब हर साल 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़े। जी हाँ, फंड्स का एक टेन्योर होता है जो हर फंड के रूल्स के हिसाब से अलग होता है, और इसमें एक स्पेशल कैटेगरी भी है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख है। अब रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में हमें 15 से 20% लॉन्ग रन में रिटर्न मिलता है, लेकिन एआईएफ में 26 से 48% रिटर्न हमें मिल सकता है लॉन्ग रन में। अब अगर कंपाउंडिंग की बात करें तो कंपाउंडिंग में अगर आपने हमारी आईपीओ वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जाके देख लीजिएगा। तो उसमें हमने रूल ऑफ 72 क्या होता है ये बताया था। अब अगर रूल ऑफ 72 के हिसाब से देखें
तो अगर आपको 18% रिटर्न मिल रहा है तो आपके पैसे 4 साल में डबल होंगे। अगर आपको 24% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 साल में आपके पैसे डबल होंगे, और 41.4% का इंटरेस्ट मिल रहा हो तो 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब आप यहां खुद देख सकते हैं इस लिस्ट में, इस चार्ट में, कि किसमें 41% से ऊपर का रिटर्न हमें मिल रहा है। जी हां, AIF में। इसके बावजूद आप देखिए कि आज म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कई पोर्टल्स हैं। आप मनी कंट्रोल खोल के देख लीजिए या फिर इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन AIF के लिए एक भी पोर्टल नहीं है। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि AIF की कोई छोटी मोटी मार्केट है। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड्स की मार्केट 60 लाख करोड़ की है तो AIF की मार्केट भी 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। हाँ, यह है कि म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन AIF में 1 करोड़ से। अब 1 करोड़ सुनकर ज्यादातर लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस दिन आप AIF को समझ जाएंगे, आप इसके प्रोज और कॉन्स जान जाएंगे, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि अमीर और अमीर कैसे बनते जा रहे हैं, HNIs, अल्ट्रा HNIs कैसे बनते जा रहे हैं। अब अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स को यह बात समझ में आ गई होगी कि वीडियो HNIs और अल्ट्रा HNIs के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बंद कर दें। देखो यार, देखने में किसके पैसे लग रहे हैं, कुछ नया जानने और सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं AIF टर्म का मतलब क्या है। व्हाट इज AIF? तो AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड से अलग होता है। ये एक तरीके का एक्सक्लूसिव क्लब की तरह है जहां सिर्फ HNIs और अल्ट्रा HNIs को एंट्री मिलती है। अब AIF को और बेहतर समझने के लिए AIF के टाइप्स जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, AIF 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। AIF कैटेगरी 1, AIF कैटेगरी 2, AIF कैटेगरी 3। इन तीनों कैटेगरीज को आपको समझाएंगे 3 इडियट्स यानी रैंचो, फरहान और राजू। तो होता यह है कि एक बार रैंचो, फरहान और राजू मेला घूमने जाते हैं, AIF के इन्वेस्टमेंट का मेला। राजू हम फर्स्ट कहते हुए पहुंचता है AIF कैटेगरी 3 के स्टॉल पर। अब राजू का तो आपको पता है, उसको हमेशा टेंशन रहती है कम्मों की शादी की, माँ की साड़ी की, पापा के ऑपरेशन की, लेकिन राजू में एक थ्रिल की चाहत भी है। इसीलिए वो AIF की कैटेगरी 3 पर आ रुका, जहां उसने हेज फंड्स, PIP फंड्स और लॉन्ग शॉर्ट फंड्स देखा। हेज फंड्स देखकर राजू को डर और एक्साइटमेंट दोनों हुई, क्योंकि ये F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसे देखकर राजू ने कहा, ये तो जैसे शेयर मार्केट का रोलर कोस्टर है, ऊपर गया तो जैकपॉट और नीचे गया तो टेंशन ही टेंशन। PIP फंड्स देखकर राजू को समझ आया कि ये अंडरवैल्यूड पब्लिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर राजू ने कहा, ये तो सही वक्त पर सही स्टॉक पिक करने का गेम है। लॉन्ग शॉर्ट फंड्स देखकर राजू की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये फंड्स तो मार्केट के हर कंडीशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट फंड्स को मार्केट की हर तरह की कंडीशन में प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सक्सेस इनकी एनालिसिस, स्ट्रैटेजी और मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल मूव पर डिपेंड करती है। फिर फरहान अब्बा नहीं मानेंगे बोलते हुए AIF कैटेगरी 2 के स्टॉल पर जा पहुंचा, क्योंकि फरहान का भी आपको पता है वो सेफ खेलना प्रेफर करता है। जैसे उसने फोटोग्राफी के करियर को बनाने का डिसीजन लेते हुए केयरफुल प्लानिंग की थी, इसीलिए वो AIF की कैटेगरी 2 पे आ रुका। भाई साहब, फरहान का फोकस क्लियर था, स्टेडी रिटर्न्स बिना अननेसेसरी रिस्क के। AIF कैटेगरी 2 के स्टॉल पर फरहान को प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और रियल स्टेट फंड्स दिखे। प्राइवेट इक्विटी फंड्स का आइडिया फरहान को स्ट्रॉन्ग लगा, क्योंकि ये अनलिस्टेड बट सक्सेसफुल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसे देखकर फरहान ने कहा, ये तो मेरे करियर चॉइस की तरह है, स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड दे सकता है। पर फरहान ने यहाँ ये भी देखा कि ये कई बार अनसक्सेसफुल कंपनीज को उठाकर न्यू मैनेजमेंट लेकर रिवाइव करते हैं, और फिर जब कंपनी चल पड़ती है तो उसमें से अपना एग्जिट प्लान करते हैं। डेट फंड, इसे देखकर फरहान ने समझा कि ये फंड्स फिक्स इंटरेस्ट कमाते हैं। अब ये फिक्स इंटरेस्ट हायर इंटरेस्ट रेट पर कैसे कमा पाते हैं, क्या आपको पता है? अरे क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनीज को पैसे देते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को तो इजीली लोन मिल जाता है। NBFCs और बैंक उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती हैं, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी कहां जाए, किससे पैसे उठाए? इसीलिए ये कैटेगरी है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी के खुद के एसेट्स के अलावा उनको बाकी चीजों पर वर्किंग कैपिटल की लिमिट नहीं मिल पाती। तो चाहे कंपनी 1000 करोड़ की हो या 10,000 करोड़ की, पर जितने के एसेट्स हैं उतने के ही वर्किंग कैपिटल मिल पाते हैं, उसके अलावा नहीं मिल पाते। लिस्टेड कंपनीज में आपके स्टॉक होल्डिंग की वैल्यूएशन के करस्पॉन्डिंग भी आपको फंडिंग मिल जाती है, जबकि अनलिस्टेड में ऐसा नहीं है। उस गैप को खत्म करने का काम डेट फंड करती है। प्राइवेट इक्विटी डेट फंड यहाँ पर खेलते हैं। हाँ, थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पर कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें भी 2 तरह से फंडिंग की जाती है। जनरली ये फंडिंग जो होती है, फंड्स में 15 से 18% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं,
या 85% नॉर्मल एंड 15% OCDs इशू करते हैं। OCDs यानी ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो आपके पास ऑप्शन रहता है या तो आप 3 साल पहले की वैल्यूएशन पर अपने 15% डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा लो। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका 15 से 18% रिटर्न जो आ रहा था वो 18 से 24% रिटर्न में तब्दील हो जाएगा। या अगर आपको लगता है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही और आपको अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं करवाना है तो आप अपना इंटरेस्ट लेके एग्जिट कर जाओ। रियल एस्टेट फंड्स देखकर फरहान ने कहा, यहां प्रॉपर्टी और असेट्स में इन्वेस्ट होता है जिससे कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इसमें 6 से 9% रिटर्न भी मिल रहा है इन लॉन्ग रन। आखिर में रैंचो जो हमेशा फ्यूचर की सोचता है और हर चीज को नए नजरिए से देखता है, जा पहुंचा AIF कैटेगरी 1 के स्टॉल पर। यहां उसने वेंचर कैपिटल फंड्स, SME फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स देखा। वेंचर कैपिटल फंड्स देखकर रैंचो को स्टार्टअप्स और नए आइडियाज देखकर एक्साइटमेंट हो गई और रैंचो ने कहा, यार ये तो कल के जायंट्स बन सकते हैं। इमेजिन मैं ऐसे बिजनेसेस को फंड कर रहा हूं जो दुनिया को बदल देंगे। एंजल फंड्स, और फिर रैंचो को एंजल फंड्स भी दिखे जो कि वेंचर कैपिटल के अंडर आता है। इसे देखते ही रैंचो ने कहा, यार ये तो वो कंपनीज हैं जो दुनिया बदलने की शुरुआत करेंगी। मतलब ये वो पेड़ हैं जो अभी बीज हैं यानी शुरुआती दौर में हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इसमें पैसे भी कम लगते हैं। इसमें 25 लाख हैं जो बाकी AIF की कैटेगरीज में 1 करोड़ हैं। सोशल वेंचर फंड्स देखकर तो रैंचो की आंखों में चमक आ गई क्योंकि इसमें पैसा भी कमाओ और दुनिया को बेहतर भी बनाओ। रिन्यूएबल एनर्जी या रूरल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के जरिए ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक मूवमेंट है। SME फंड्स देखकर रैंचो को ये समझ आया कि ये फंड्स छोटी और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज यानी SMEs में इन्वेस्ट करते हैं। तो रैंचो ने कहा, ये तो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की बैकबोन को सपोर्ट करने जैसा है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है। तीनों में से SME फंड्स ही रैंचो को सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो कंपनीज हैं वो शुरुआती दौर से ही प्रॉफिटेबल हैं और तेजी से ग्रो भी कर रही हैं। तो इससे पैसा बढ़ने के सबसे सेफ और बेस्ट वे रैंचो को यही लगा। एक चीज रैंचो ने और देखी, जो ऊपर फंड्स हैं उनकी कंपनीज कई सालों तक लॉस में रहती हैं और पिवट करते हुए कई बार गिर भी पड़ती हैं। मतलब वो कंपनीज अपनी एग्जिस्टेंस भी खो देती हैं। SME कंपनीज में जनरली ऐसा नहीं होता। SME कंपनीज में शुरुआती दौर से ही कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो तेजी से ग्रो कर पा रही हैं। रैंचो ने कहा, भाई SME फंड्स तो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर रैंचो ने हमें सिखाया फ्यूचर के इनोवेशंस को सपोर्ट करना। फरहान ने बताया स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस। राजू ने थ्रिल को एम्ब्रेस करना सिखाया। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन से कैरेक्टर हैं। हाँ, अगर आपको वेंचर कैपिटल के SME में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप प्लानिफाई से जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई गलती हुई हो या आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।